हेलो। इस वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था उस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सर कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। देखो भाई, कूलम्ब्स लॉ क्या है ना, कोई भी दो चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो इंट्रैक्शन है, मान लो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है ना, जो इंट्रैक्शन हो रहा है इसे या क्या हो सकता है, इंट्रैक्शन में क्या बोले तो या तो सर अट्रैक्शन हो सकता है, या तो सर क्या हो सकता है, या तो रिपल्सन हो सकता है। तो जो अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है, जो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, जो एक दूसरे में जो इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो वही जो इंट्रैक्शन की जो स्टडी है वो किससे होती है? कूलम्ब्स लॉ से होती है। तो सिंपल अगर हम एक लाइन में इसको समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर कूलम्ब्स लॉ है क्या, तो हम समझ सकते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। अब कहेंगे सर इंटरेक्शन से हम समझ नहीं पा रहे, इंटरेक्शन का मतलब क्या? अरे भाई मेरे इंटरेक्शन का क्या मतलब हुआ कि तुमने दो चार्ज रखा, एक चार्ज तुमने Q1 रखा, एक चार्ज तुमने Q2 रखा, तो Q1 और Q2 में क्या हो सकता है? या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या तो ये रिपेल करेंगे। तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन ही तो हुआ, इंटरेक्ट कर रहे हैं, या तो पास आ रहे हैं, या तो दुश्मनी है, या तो प्यार है, तो इंटरेक्ट ही तो कर रहे हैं। तो जो दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन को समझने के लिए, उस इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए हम किसको पढ़ते हैं? हम कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं, और इसके बारे में पूरी PhD करेंगे। 12th लेवल पे जो PhD इसके बारे में होती है हम आपको सारी बातें बताएंगे। समझते हैं यार, छोटे छोटे एग्जाम्पल से छोटी छोटी बात करते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, मानो यार एक पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मानते एक बगल में एक और पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं। तो एक बात बताइए, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? सर रिपल्सन होगा, क्योंकि एक ही तरह के चार्जेस हैं, तो क्या होगा सर? ऑब्वियस ही बात है, रिपल्सन होगा। अच्छा, हमने माना कि सर ये मेरा पहला वाला चार्ज है और ये मेरा दूसरा चार्ज है। मान लेते हैं यार ये फर्स्ट है, क्या है? ये सेकेंड है। तो अगर ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकेंड चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं, जरा दिमाग ला के बताना, ये फर्स्ट चार्ज, ये जो फर्स्ट वाला चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज सेकंड वाले पे किधर फोर्स लगाएगा? ये जो फर्स्ट वाला चार्ज है ये सेकंड वाले पे किधर फोर्स लगाएगा? ये अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल? तो यार रिपेल करेगा तो क्या दूर भेजेगा ना। तो जो फर्स्ट वाला चार्ज, यानी जो ये फर्स्ट वाला चार्ज है, ये फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड वाले चार्ज को अगर दूर भेज रहा है तो इधर इस साइड भेजेगा, इस साइड भेजेगा। मतलब सर जो फर्स्ट वाला चार्ज है ना, ये सेकंड वाले चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करने की वजह से इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये क्या है सर? क्या लिखते हैं? फोर्स ऑन, समझना, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। दूसरे पे ये F21 क्या है? फोर्स ऑन टू, दूसरे पे लगने वाली फोर्स किसके वजह से? फर्स्ट के वजह से। अच्छा, सेम उसी तरह से जैसे अगर पहले वाले चार्ज ने दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगाया है, तो दूसरा वाला चार्ज भी पहले वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो इसका किधर लगाएगा? डायरेक्शन किधर होगा? तो ऑब्वियस ये बात सर, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो जो दूसरा वाला चार्ज है वो पहले वाले चार्ज को ढकेलेगा, अपने से दूर भगाएगा। तो दूर भगाएगा तो सर किधर फोर्स लगाएगा? इधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। मतलब कि सर वन वाले पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा। क्या लिखते हैं इसको? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। दोनों का मतलब समझिएगा सर। F21 क्या है, F12 क्या है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये दूर क्यों जा रहा है? ये एरो जो है देखें आप, ये एरो इधर क्यों गया? क्योंकि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, तो रिपेल करेगा। ऑब्वियस ये बात है, जब रिपेल करेगा तो उसको दूर भेजे, अपने से दूर भेजेगा। और ये F12 क्या है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये भी दूर जाएगा, रिपेल करेगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है आपके लिए, देखो जैसा समझना यार। हमने ऐसा करता है, मान लो यहाँ पे माइनस चार्ज ले लिया, ले सकते हैं ना, कोई समस्या नहीं सर, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक और माइनस ले लिया, कोई समस्या नहीं सर, एकदम बढ़िया, समझ में आ रहा है हम लोगों को। ये मान लो चार्ज 1 है, ये चार्ज जो है 2 है। फिर से वही बात सर, दोनों निगेटिव चार्ज हैं सर। दोनों अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट की रिपेल? सर ऑब्वियस ये बात है, रिपेल करेंगे। तो पहला वाला चार्ज दूसरे वाले को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो दूर भगाएगा भाई, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। सर वन वाले पे क्या होगा सर? टू वाला वन वाले को रिपेल करेगा, तो इस पर इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसमें तो कोई समस्या आपको होगी ही नहीं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मानो यार कि हमने एक क्या ले लिया ना, हमने एक ले लिया मान लो नेगेटिव चार्ज, और हमने एक ले लिया पॉजिटिव चार्ज। एकदम सर ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। हमने एक ले लिया नेगेटिव और एक ले लिया हमने पॉजिटिव। हम एक नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं और हम एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा क्या, ये पॉजिटिव है। अच्छा, हमने माना नेगेटिव वाला सर जो चार्ज है, इसको कलर बदल लेते हैं। इसको क्या सर? ये 1 है और ये क्या है? ये सर ये 2 है। ये नेगेटिव चार्ज 1 है। अब बताओ, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझे तो यहाँ पे सर क्या था सर, इस वाले केस में तो सर यहाँ पे रिपल्शन हो रहा था, रिपल्शन हो रहा था। सर इस वाले केस में क्या हो सर? यहाँ भी रिपल्शन हो रहा था। लेकिन क्या वही रिपल्शन यहाँ पे भी होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। क्योंकि सर अभी से पहले वाले वीडियो में, जो मेरा पहला प्लेलिस्ट का पहला वीडियो था, हमने आपको यही बात तो समझाई थी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में प्यार होगा नहीं, क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन है।
तो अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के पास जाना चाहेंगे, तो पहला वाला दूसरे वाले को अगर अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ खींचेगा ना, तो खींचने के लिए इस पर इधर फोर्स लगेगा क्या, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। दूसरा वाला भी पहले वाले फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। देखिए समझिए इस बात को, समझो भाई, 3 हमने केसेस लिया, मानो इसको हमने पहला केस लिया यहाँ पे, ऐसा हमें एग्जांपल समझने, पहला केस लिया, ये दूसरा लिया, तीसरा लिया। अगर आप तीनों केसेस को ध्यान से समझें तो कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि सर जब हम दो चार्जेस को रख रहे हैं, आइदर वो सेम नेचर के हों या वो अपोजिट नेचर के हों, तो दोनों चार्जेस पर फोर्स लग रहा है। पहले वाले केस में अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमने 2 पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पहले वाले ने दूसरे वाले पर फोर्स लगाया और दूसरे वाले ने पहले वाले पर फोर्स लगाया। मतलब कि सर ये बात है कि दोनों ही चार्जेस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक समान लग रहे हैं, यानी F12 जो है वो F21 के बराबर होगा। पहला वाला चार्ज जितना फोर्स दूसरे वाले पे लगाएगा, दूसरा वाला भी उतना ही फोर्स पहले वाले पे लगाएगा। सर केस 2 में भी यही बात सामने आ रही है कि सर 1 और 2 जब दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, भले इनके बीच में सर रिपल्सन हो रहा है, लेकिन जो रिपल्सन वाला फोर्स लग रहा है, 1 जितने फोर्स से 2 को रिपेल कर रहा है, 2 भी उतने ही फोर्स से 1 को रिपेल कर रहा है। मतलब कि फोर्स, दोनों फोर्सेस क्या हैं, सेम है। तीसरे में भी हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, सर दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो सर 1 और 2 चूंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था और एक क्या था, पॉजिटिव था, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो अट्रैक्शन वाला फोर्स लग रहा है, जितने फोर्स से 2 वाला चार्ज 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उतने ही फोर्स से 1 वाला चार्ज 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या सीखे यहाँ से, सबसे पहली बात सीखे सर कि जो ये दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये जो फोर्सेस होते हैं हमेशा ये इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। यानी F12 और F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। एक बात और सीख रहे हैं, वो बात ये सीख रहे हैं सर मैग्नीट्यूड भले ही बराबर है, लेकिन फोर्सेस लगने की दिशा क्या है, अपोजिट है। अब ध्यान समझिए इस बात को तो आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पे देखें अगर, तो देखो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे F21 देखो इधर राइट साइड लग रहा है, F12 इधर लग रहा है, लेफ्ट साइड लग रहा है। दूसरे में देखो F21 किधर लगा, राइट साइड, F12 किधर लगा, लेफ्ट साइड। तीसरे में देखो F21 किधर लगा, लेफ्ट साइड, F12 कितना लगा, राइट साइड। मतलब दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला। पहला कंक्लूजन ये मिला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका मैग्नीट्यूड बराबर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यानी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। किस फोर्स का, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, हम किस फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जो फोर्सेस लग रहे हैं, व्हाट अबाउट देयर डायरेक्शंस, उनके डायरेक्शंस का क्या, जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। क्या होगी, ये ऑपोजिट। तो कॉमन ऑब्जर्वेशन था जो हमने इस छोटे से एग्जांपल से लिया। लेकिन सर आप बोलोगे सर आपने तो बोला कूलम्ब्स लॉ पढ़ाएंगे, आप कूलम्ब्स लॉ की जगह पर पता नहीं ये सब क्या पढ़ाने लगे। नहीं, कूलम्ब्स लॉ का बेसिस बना रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल लॉ है ये, उसको कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें आपसे कर रहे थे। तो असल में देखो है क्या कि हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा कि जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड बराबर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब अगली बात आई सर, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं सर, चाहे F1 ड्यू टू 2 हो या F2 ड्यू टू 1 हो, भले ये बराबर हैं पर किस पे डिपेंड करते हैं। देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, ये बेसिकली 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 के। दूसरा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q2 के। तीसरा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। अब आपको अगर समझ में नहीं आया तो हम अभी आपको क्लियर करते हैं कि सर ये क्या बात आप लिख दिए। तो मैं ऐसे समझो सिंपल कि मानो यार कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो R सेपरेशन है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो R की सेपरेशन है, R डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। तो अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो फोर्स Q1 के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, और 1/r2 के भी प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये Q1 और Q2 के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है ना, ये इंट्रैक्शन फोर्स जो है, जो इंट्रैक्शन फोर्स है, ये Q1 के प्रोपोर्शनल है, ये इंट्रैक्शन फोर्स Q2 के प्रोपोर्शनल है, और ये इंट्रैक्शन फोर्स 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन करें, इसको इक्वेशन, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, इसको इक्वेशन 3 मान लें, और तीनों मान के अगर आपस में इसको समअप करें, एक ही में लिख लें, कंबाइन करें, तो हम क्या कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से समझने वाली बात है। हमने क्या समझाया, हमने समझाया कि भाई एक चार्ज Q1 और Q2 है, दोनों r डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड Q1 के प्रोपोर्शनल होगा, Q2 के प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसा प्रथा चली आती है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन लगती है तो उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फिर से वही अपना कांस्टेंट लगाएंगे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाते हैं वो कांस्टेंट K नाम का होता है। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। असल में अगर देखा जाए तो ये K नहीं होता, ये K नहीं होता, ये असल में जो ये जो कांस्टेंट होता है, ये K जो होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यानी असल में जो फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकेंड चार्ज, R2 क्या है, उन दोनों आर स्क्वायर क्या है, उन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है। यहाँ पे छोटी छोटी बात समझने वाली है कि एक नई चीज़ आई एप्सिलॉन नॉट की। सर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बोल इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो इसीलिए इसको सिंपली K से लिख के हम लोग काम चला लेते हैं। तो मतलब हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या बना कि सर दो चार्जेस को, अगर एक चार्ज सर हमारा Q1 है, एक चार्ज हमारा सर Q2 है, इन दोनों को अगर हम r डिस्टेंस की दूरी पे सर रखे हुए हैं, तो सर इनका जो फार्मूला बनेगा, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का फार्मूला बनेगा, वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पे सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है सर, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन बार बार इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना पॉसिबल नहीं है कि बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें, तो हम लोग क्या करते हैं ना, तो सिंपल लिख देते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फटाक से लिख दिया। तो जल्दी से लिखने के लिए हम K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं। थोड़ा सा बात इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में करें। सर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो जैसे हमने आपको बताया कि सर एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, कांस्टेंट होता है असल में। इसके बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा क्या होता है, कैसे होता है। सिंपल समझो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आया तो कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है यार, ये होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। अब यहाँ पे समझना कि अब जो हमारा टर्म आ रहा है ना, जैसे हम जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगाए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाए थे, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको K लिखते हैं। तो अगर इस K की वैल्यू कैलकुलेट हम करना चाहें तो हम बड़े आराम से इस K की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो, 4 की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू पुट कर दो, तो इन सब को सॉल्व करने के बाद हमको पता चलता है कि जो K होता है ना, इस K की जो वैल्यू होती है, इस K की वैल्यू जो होगी, ये K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है। कैसे निकाला हमने? अरे हमको तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू पता ही है, 8.85 × 10⁻12। हम 4 जानते हैं, पाई को हम 22/7 या 3.14 रख के सॉल्व कर लेंगे और हमको K की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि जब भी हमको सॉल्व करना रहेगा तो हम बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन थोड़ी करेंगे कि भाई दो चार्ज में फोर्स निकालो, तो F बराबर हम लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना समय थोड़ी है जेई नीट या हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में, हमें जल्दी करना है और सही करना है। तो हमने क्या किया कि हमने इसकी वैल्यू निकाली कि देखो भाई ऐसा करो कि हम इसको मान लेंगे K, कि ये अपना K है, और इस K की वैल्यू निकाली, सॉल्व कर लिया, 9 × 10⁻9 कूलम्ब स्क्वायर सॉरी यूनिट थोड़ी गड़बड़ हो गई। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हम लिख रहे हैं, इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट कुछ इस प्रकार से होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। पहले तो गलती नहीं कर दी, देख लेते हैं। न्यूटन, हाँ सही, एकदम सही, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। तो मतलब हमारा सिंपल सा फॉर्मूला F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बन गया। अभी भी कुछ छोटी छोटी बात समझना है। अब ध्यान से समझिए, हमने जो फार्मूला बनाया है, इस फार्मूले के बारे में समझो यार, कि हमने एक चार्ज ले लिया, मान लो एक चार्ज है प्लस क्या लेते हैं हम, Q1 लेते हैं।
एक चार्ज हमारा Q1 है, एक चार्ज हमारा Q2 है, दोनों r डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है। लेकिन भले ये r डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है, पर ये चार्जेस हैं किस में? ये चार्जेस वैक्यूम में हैं। ये चार्जेस अभी भी वैक्यूम में हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में हैं, वैक्यूम में हैं। अगर चार्जेस वैक्यूम में हैं तभी हमारा ये वाला फार्मूला F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एप्लीकेबल होगा। याद रखने वाली बात है कि जो ये फार्मूला हम पढ़ते हैं ओनली अप्लाइड इन वैक्यूम, फ्री स्पेस रहे, वैक्यूम रहे, तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो अगर ऐसा बोल दे कि जो दो चार्जेस हैं ये किसी मीडियम में रखे हुए, जो दो चार्जेस हैं ना, ये चार्जेस किसी मीडियम, ऐसा कोई एक मीडियम है, उस मीडियम में रखे हुए हैं, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम, एक और फैक्टर उसमें आएगा जिसको आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, बाद में बताया जाएगा कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि ये जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ किस कब अप्लाइड होगा, जब हमारे चार्जेस फ्री स्पेस में रखे रहेंगे। अगर वो फ्री स्पेस में नहीं है, किसी भी मीडियम में है, उनके बीच में मान लो कोई मीडियम आ गया, कोई डाई इलेक्ट्रिक आ गया, तो ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते, तो हमको कुछ दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होती है ये मीडियम के डिपेंडेंट होती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। फट से समराइज़ करते हैं इन बातों को जल्दी से, फिर कूलम्ब्स लॉ के पीछे कुछ छोटी छोटी छुपी हुई बातें होती हैं, हम उसको आपको बताएंगे। ठीक है, ये तो सबको पता होता है, इतनी बात तो सबको पता होती है, इतना एनालिसिस तो सब कर लेते हैं, पर कुछ बातें और होती हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। सर कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला निकला F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सर हमने सब दिमाग लगाया, सर जो K होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है सर। और हम एक बात और सीख रहे हैं सर कि जो फार्मूला होगा ये फ्री स्पेस के लिए वैलिड है। ठीक बात है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आए। अब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, यानी ये जो फोर्स है कौन सा फोर्स है भाई? ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है। यानी जो फोर्स हमको ये F फोर्स मिल रहा है कैसा फोर्स है सर? ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाई करते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाई करते हैं भाई, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। टॉपिक डाल देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपने ऑब्जर्व जरूर की होगी, आप देखो ये जो फोर्स था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, बना लेता हूँ छोटा सा फिर मैं, जो सबसे पहली वाली स्लाइड थी देखते हैं, आपको समझाते हैं। जो हम सबसे पहले समझा रहे थे उसको यहाँ से ये जो कंक्लूजन वहाँ निकला था इसको देखिए, यहाँ पे समझिए इस बात को कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? सेम होता है। जितना फोर्स 1 ने 2 पे लगाया उतना ही फोर्स 2 ने 1 पे लगाया, जितना फोर्स 1 ने 2 पे लगाया उतना ही फोर्स इस केस में 2 ने 1 पे लगाया। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है इस केस में, चाहे इस केस में, चाहे इस केस में, तीनों केस में मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका सेम होता है, लेकिन इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन इसकी अपोजिट होती है। इस बात को जब ध्यान से अगर रखा जाए और पहली प्रॉपर्टी बनाई जाए, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है सर? मान लो एक हमारा चार्ज सर Q1 है, ये चार्ज हमारा मान लो एक बार Q1 है, चार्ज हमारा Q2 है, तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा क्योंकि भाई सेम पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे। ये डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है सर? R है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी बनी वही बनी कि भाई देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? इसका जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड वो सेम होगा सर। यानी जो यही जो फोर्स है, जितना फोर्स Q1 पे लग रही है उतना ही फोर्स Q2 पे भी लग रही है। मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दूसरी बात सर, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ए मान लेते हैं इसको। बी पार्ट एक बात बता ली, अरे मैग्नीट्यूड सेम है, साथ में डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है इसकी? अपोजिट है। सही बात है सर। Q1 पे देखो किधर लगा? लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे देखें Q1 पे किधर लगा? लेफ्ट की तरफ, और Q2 पे किधर लगा? राइट की तरफ। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक बात और गौर करने वाली बात है कि सर मैग्नीट्यूड इसका सेम है, डायरेक्शन इसका अपोजिट है सर, लेकिन तीसरी बात एक और यहाँ से निकल के आ रही है कि ये दोनों फोर्स 2 डिफरेंट चार्जेस पे लग रहे हैं। ठीक बात है। ये जो एक्ट हो रहा है, एक्ट ऑन 2 डिफरेंट चार्जेस, एक्ट ऑन 2 डिफरेंट चार्जेस, ये 2 डिफरेंट चार्जेस पे एक्ट हो रहा है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की पहली बड़ी शानदार प्रॉपर्टी आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात सर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये 2 अलग अलग चार्जेस पे लग रही है। और तुम याद करो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता था? न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता था ना कि याद आ रहा है आपको न्यूटन का तीसरा नियम कि 2 फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अगर उनका डायरेक्शन अपोजिट है और वो 2 डिफरेंट बॉडीज पे लग रही हैं, तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते थे? एक्शन रिएक्शन पेयर। यहाँ पे सारी बातें ट्रू हो गई सर। सबसे पहली बात क्या ट्रू हुई सर? उनका मैग्नीट्यूड देखो सेम है,
उनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और दो अलग अलग बॉडीज पे लग भी रही है, Q1 पे लगा है, किस पे लगा, Q2 पे लगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या सभी फोर्सेस को जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होगी उसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे, नहीं, उसकी क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया है कि भाई देखो, सबसे पहली बात कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। दूसरी क्राइटेरिया, उनका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, जो कि हो रहा है। और तीसरी क्राइटेरिया कि जो दोनों फोर्सेस है ना, दो अलग अलग बॉडीज पे लगने चाहिए। यहाँ पे एक फोर्स Q1 पे लगा, एक फोर्स Q2 पे लगा, तीनों क्राइटेरिया बिल्कुल सही तरह से यहाँ पे बैठ गई, तो हमने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है। सबसे पहली शानदार बात आप सीखे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, सेम होता है, और डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, और ये दो डिफरेंट चार्जेस पे एक्ट होता है। पहली बात एकदम क्लियर है। दूसरी बात समझते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो मेरा ध्यान समझो जरा सा, इस प्रॉपर्टी को एकदम ध्यान समझिए, आप समझ जाएंगे फटाक से। एक बात बताइए, मान लो एक चार्ज यही Q1 रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये है, तो इन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? क्या ये पॉसिबल है क्या कि Q1 पे फोर्स इधर की तरफ लग जाए, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और Q2 पे फोर्स नीचे की तरफ लग जाए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1? क्या बेवकूफ़ों वाली बात है यार ये, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि Q1 पे फोर्स ऊपर की तरफ लग जाए और Q2 पे फोर्स नीचे की तरफ लग जाए। मतलब कि सर फोर्स के लगने की दिशा फिक्स है। अगर हम ध्यान से समझें, सर देखो जो Q1 है और यहाँ पे अगर Q2 है, तो Q1 और Q2 पे जो इन दोनों को मिलाती हुई जो लाइन है, उस लाइन के अलोंग ही सर फोर्स लगेगा। Q1 और Q2 को जो मिलाती हुई एक सीधी रेखा हम खींच रहे हैं, इन दोनों लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। Q1 पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, Q2 पे फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर मान लो हम एक बार के लिए प्लस Q1 और माइनस Q2 भी ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस Q1 और माइनस Q2 भी ले लेते, तब भी जो फोर्स यार लगता वो इन दोनों लाइनों को अगर मिला दें, मतलब ये जो दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लें, तो उस सीधी रेखा के अलोंग ही फोर्सेस लगता। मतलब हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, ये सीख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स सेंट्रल फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। लिख दूँ मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट along the line joining two charges। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ये कैसे लगता है, ये हमेशा एक्ट करता है along the line joining two charges, दो चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन हो रही है ना, उसके along ही लगता है। फिर सुन लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑलवेज एक्ट along the line joining the two charges, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। इसके वजह से इसकी दूसरी शानदार सी प्रॉपर्टी निकल के आई, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोले हम इसको, सेंट्रल फोर्स इसको हम बोलते हैं। एक मिनट को बॉक्स में बना दें यार, गोचा पाची हो जाएगा नहीं तो क्या बोलते हैं इसको लोग, सेंट्रल फोर्स। समझते रहना वाला, समझते रहना, सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ रही हैं। सेंट्रल क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो दो चार्जेस के बीच, जो दो चार्जेस होते हैं इनके बीच जो एक लाइन हमने सीधी खींची है ना, इन दोनों के सेंटर के अलॉन्ग लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दो चार्जेस की जो को मिलाती हुई जो लाइन होती है उसके अलॉन्ग लगता है, इसलिए उनको बोला गया सेंट्रल फोर्स है। मतलब ये सेंटर को जोड़ती हुई लाइन के अलॉन्ग लगते हैं, तो क्या कहलाए, सेंट्रल फोर्स कहलाया। और कुछ बात सीखते हैं, एक और जो इसकी जो शानदार प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली बात कि आपको अगर पता हो ना पता हो तो हम बताते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चूंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स होने के वजह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी निकालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग इसकी निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। आपने 11 में पढ़ भी रखा होगा कि भाई अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तभी हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब सॉरी, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तभी हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाते हैं। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनकी ही पोटेंशियल एनर्जी निकलती है। चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे। ठीक बात है। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। जिसकी चौथी प्रॉपर्टी होती है, समझना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझिएगा। एक चार्ज मान लो Q1 है, एक चार्ज मान लो Q2 है, ठीक है। तो Q1 Q2 मान लीजिए माइनस Q2 मान लेते हैं, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा। अभी ये फोर्स लग रहा है। मान लो एक यार तीसरा चार्ज आ गया Q3,
एक तीसरा चार्ज आ गया Q3। तो अब ये जब तीसरा चार्ज आएगा तो Q1 और माइनस Q2 के बीच लगने वाले फोर्स में क्या होगा, कुछ नहीं अंतर आएगा, कुछ अंतर नहीं आएगा। समझिएगा ये हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये समझो ऐसे कि दो चार्जेस अभी रखे हुए हैं, एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, एक चार्ज माइनस Q2 रखा हुआ है, ठीक बात है। तो Q1 माइनस Q2 के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जब इस पर अट्रैक्शन फोर्स होगा तो जो Q1 होगा ये Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, और जो Q2 होगा Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है ये। तो अभी इनके बीच में फोर्सेज लग रहे हैं F12 F21 लग रहे हैं। मान लो एक तीसरा चार्ज यहाँ पे आ गया Q3, तो इस Q3 चार्ज के आने के वजह से Q1 और माइनस Q2 के बीच में जो प्यार है, इस प्यार में क्या अंतर पड़ेगा, इन प्यार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये Q1 माइनस Q2 को जितना प्यार पहले कर रहा था अभी भी उतना ही प्यार करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि अब Q1 और Q3 के बीच में भी फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि Q1 और Q3 समझो, या इसको माइनस ले लेते हैं ताकि क्लियर रहेगा। अगर Q1 और माइनस Q3 को देखें तो Q1 ये प्लस है, माइनस Q3 क्या नेगेटिव है, तो इसके बीच में कैसा फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और कैसे लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, क्योंकि सेंट्रल फोर्स होता है अभी बताए थे। तो यहाँ पे एक नया फोर्स आ जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, यानी कि किसी तीसरे चार्ज के होने या ना होने से किन्हीं दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ता। समझो, Q3 जब नहीं था, जब ये माइनस Q3 नहीं था, तब भी Q1 और माइनस Q2 के बीच में फोर्स लग रहा था। जब माइनस Q3 है तब भी Q1 और माइनस Q2 के बीच में फोर्स जितना पहले लग रहा था उतना ही बाद में भी लग रहा है। यानी देखो, अगर ध्यान से समझें तो एक बात समझ में आएगी, भाई जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का नेट फोर्स भले बदल गया होगा, लेकिन Q1 और माइनस Q2 के बीच में जो फोर्स पहले लग रहा था वही फोर्स बाद में भी लग रहा है। यानी कि किसी तीसरे के आने या ना आने से इन दोनों के प्यार में कोई अंतर नहीं पड़ा। अगर आ भी जाता है तो भी जितना प्यार Q1 2 को कर रहा था 2 1 को ही करेगा, कोई इसमें समस्या नहीं होगी, ठीक बात है। अंतर क्या आएगा कि जो पहले इसका 1 और 2 में जो इंट्रैक्शन हो रहा था, अब 1 2 में तो होगा ही होगा, लेकिन 1 और 3 में भी अब होना शुरू हो जाएगा, ठीक बात है। समझ में आती है बात, मतलब कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझते हैं इस बात को। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज is independent of presence or absence of third चार्ज। दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है किसी तीसरी चार्ज के होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करेगा। Q1 और माइनस Q2 में जो प्यार पहले था वही प्यार Q3 के आने के बाद भी बना रहेगा। हाँ, असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है, पर चार्जेस के साथ ऐसा होता है, ठीक है। चलिए एक और प्रॉपर्टी, इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी समझते हैं। जो 5वीं प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम जो हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली किसके लिए है, ये फॉर्मूला तभी के लिए जब कैसा दोनों चार्जेस के बीच में कैसा हो, फ्री स्पेस हो। अगर फ्री स्पेस नहीं है तो ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी इसको एक बार रिकॉल फटाक से करते हैं। तो आपने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि सर ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, क्योंकि सर ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के अलॉन्ग लगता है। दोनों चार्ज को जोड़ती हुई जो लाइन है ना, उस लाइन के अलॉन्ग ये चूंकि लगता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेंट्रल फोर्सेज बोलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव, थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो जा रही है क्योंकि इस पर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है इसी के वजह से इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या आई कि भाई दो चार्जेस, जैसे मान लो एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो किसी तीसरे चार्ज के होने या न होने पर डिपेंड नहीं करता। जितना पहले लग रहा था उतना ही बाद में भी लगेगा। हाँ, किसी तीसरे चार्ज के आने के बाद नेट फोर्स सिस्टम का बदल जाएगा, लेकिन जो इंडिविजुअल फोर्सेज लग रहे हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक बात है। इसके बाद जो 5वीं प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मान लो दो चार्जेस के बीच में कोई दूसरा भी मान लो एक बार के लिए फ्री स्पेस है तो फोर्स कुछ और होगा, लेकिन मान लो इसके बीच में कोई एक मीडियम भर दिए तो फोर्स क्या होगा, बदल जाएगा।
तो ये पूरी की पूरी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे थी। अभी जो आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है, इस कूली जो आपने पढ़ा ना, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कूलम्स लॉ आपने पढ़ा है, इस कूलम्स लॉ पे खूब ढेर सारे सवाल हैं, सवालों को करिए, कुछ सवाल हम भी लेंगे। फिर मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय बाय।